अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 32 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। डेटा एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम दो टेक्निक्स की बात करेंगे, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। इसी तरह से हम किसी डेटा के लिए उसकी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। एक ऐसा डेटा जो नॉर्मल हो, यानी जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादातर उसकी मीन पोजीशन के आगे पीछे हों, तो उसकी जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसमें किसी किस्म की स्क्यूनेस नहीं पाई जाती। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सेंटर में जो आपको शेप नज़र आ रही है इसे बेल शेप्ड कर्व कहते हैं और देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है। इसमें दोनों साइड्स जो हैं, अगर सेंटर की दोनों साइड्स देखें तो वो बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन अगर हम इसकी राइट और लेफ़्ट वाली शेप्स देखें तो उनमें आपको स्क्यूनेस क्लियरली नज़र आ रही है। स्क्यूनेस से मुराद ये है कि ये जो कर्व है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, बल्कि इसकी एक साइड जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगी, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और दूसरी साइड जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। जो साइड ज़्यादा लेंथी हो जाए, या हम कहते हैं कि उसकी टेल जो है वो लॉन्ग हो जाए, उसे हम कहते हैं कि इसमें स्क्यूनेस आ गई है। अगर ये स्क्यूनेस या टेल जो है वो राइट साइड पे यानी पॉजिटिव साइड पे हो, ऊपर नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको पॉजिटिव नंबर्स नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको नेगेटिव नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये टेल राइट साइड पे ज़्यादा लंबी हो तो इसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, या हम कह सकते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर ये टेल लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा लंबी हो तो हम कहते हैं कि इसमें नेगेटिव स्क्यूनेस पाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं ये नेगेटिवली स्क्यूड है। जी, ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, यानी दोनों टेल्स एक जैसी हैं, कोई भी टेल ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर कोई एक टेल ज़्यादा लेंथी हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्क्यूड हो गई है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड कुछ भी हो सकती है। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जिसमें स्क्यूनेस ना पाई जाए, तो फिर उसमें मीन, मीडियन और मॉड एक ही जगह पे होते हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। और अगर स्क्यूनेस आ जाए तो उसकी वजह से वो मीन, मीडियन और मॉड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जिस एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे थे टेबल 15.2 में, तो इसकी जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो कैलकुलेशन के बाद आती है -0.094, यानी इसमें बहुत थोड़ी सी स्क्यूनेस जो है वो मौजूद है क्योंकि ज़ीरो के बिल्कुल क्लोज है। और माइनस का साइन ये बता रहा है कि इसकी जो टेल है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा लंबी है। जिस एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं टेबल 15.2 में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर वाली जो है ये नॉर्मल है, जिसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, और मीन, मीडियन और मॉड आप देख सकते हैं एक ही पोजीशन पे हैं। जबकि इस एग्जांपल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, इसमें आपको नेगेटिव स्क्यूनेस नज़र आ रही है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे टेल है वो ज़्यादा लॉन्ग है, ऑल्दो उसकी वैल्यू बड़ी माइनर थी। और इस नेगेटिव स्क्यूनेस की वजह से आप देख सकते हैं कि मीन, मीडियन और मॉड की जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो गई। अगर आप लेफ़्ट से मूव करें तो पहले मीन की वैल्यू आएगी, फिर मीडियन आएगा, फिर मॉड आएगा, यानी जो मीन की वैल्यू है वो कम है, मीडियन उससे ज़्यादा और मॉड उससे ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली है भी ऐसे ही। आपने देखा था कि मीन की वैल्यू इस एग्जांपल में 4.7 है, मीडियन इज़ 5 एंड मॉड इज़ 6। शेप की जो सेकंड मेजर है इसे हम कर्टोसिस कहते हैं, और आइडियली किसी डेटा में कर्टोसिस नहीं होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। और जब कर्टोसिस ज़ीरो होता है तो उसे हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर कर्टोसिस ज़ीरो की बजाय पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो अकॉर्डिंगली जो शेप है उसकी पीक ज़्यादा हाई हो जाएगी या ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन में डायग्राम में देख सकते हैं। जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसकी वजह से पीक ऊपर चली जाएगी नॉर्मल पोजीशन से, और जो नेगेटिव कर्टोसिस हैं उसकी वजह से जो पीक है वो नॉर्मल पोजीशन से नीचे चली जाएगी, जिसे आप फ्लैट पोजीशन कह सकते हैं। हम जिस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं टेबल 15.2 में, उसकी कर्टोसिस की वैल्यू आ रही है -1.261। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर में ये कैलकुलेशन
आपको वो करके दे देगा, या आप फार्मूले की मदद से इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यू हमें बता रही है कि जो इस डेटा की पीक है वो नॉर्मल पीक से थोड़ी सी कम है या फ्लैट है। तो जब हम स्क्यूनेस या कैटोसिस को डिस्कस करते हैं और उनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्क्यूनेस या कैटोसिस एक ख़ास लिमिट से क्रॉस कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर हमारी जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में करते हैं, लगाते हैं, उसकी एजम्पशंस जो है वो फुलफिल नहीं होती। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें एजम्पशंस ये होती हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल से मुराद यहाँ परफेक्ट नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसकी कुछ लिमिटेशंस जो है वो होनी चाहिए। तो हमें ये जो वैल्यूज़ हैं स्क्यूनेस की और कर्टोसिस की, ये बताती हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मेलिटी की लिमिट्स के अंदर है या उससे बाहर है। तो अगर वो उससे बाहर है तो उन एजम्पशंस को फुलफिल करने के लिए हम इसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। हम जिस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आप उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। अब उसमें कर्टोसिस और स्क्यूनेस दोनों शामिल हैं। ऊपर वाली जो शेप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें स्क्यूनेस भी ज़ीरो है और कर्टोसिस भी, जबकि नीचे वाली जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें नेगेटिव स्क्यूनेस है, क्योंकि हमारे डेटा में जो स्क्यूनेस की वैल्यू वो माइनस समथिंग आ रही थी, माइनस 0 पॉइंट समथिंग। और इसी तरह से इसकी जो पीक है वो नॉर्मल की निस्बत थोड़ी फ्लैट है, यानी कम है उससे, क्योंकि इसमें जो कर्टोसिस की वैल्यू है वो भी माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से बनेगी। अब हम आते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा की तरफ, जिस पे पहले भी बात हुई कि कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऐसी हैं जिनकी एजम्पशंस में ये बात होती है कि आपका डेटा नॉर्मल होना चाहिए। तो हम कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से पहले उसको चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं, और अगर वो नॉर्मल नहीं है तो हम किस तरीके से उसे नॉर्मल बना सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम अगली स्लाइड्स में चेक करेंगे। सबसे पहले तो डेटा की नॉर्मेलिटी का एक बड़ा सिंपल सा चेक है जिसे QQ प्लॉट कहते हैं, और SPSS में या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बड़ा इजीली आप इसे फ्यू क्लिक्स की मदद से जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और एक आपको जो ग्राफ की लाइन है वो नज़र आ रही है। ये जो ग्राफ की लाइन है वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के बीच में से गुजर रही है, या वो बिल्कुल इसके करीब करीब हैं। जितने ये पॉइंट्स क्लोज होंगे इस ग्राफ के या इस लाइन के ऊपर मौजूद होंगे उतनी ही नॉर्मेलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ आप देखें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इस ग्राफ लाइन से फासले पर हैं, और जितना ये फासला बढ़ता जाएगा उतनी ही नॉर्मेलिटी कम होती जाएगी। तो इन पॉइंट्स की भी दो तरह की इकसाम है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे आप ब्लू सर्कल में देखें जो इस लाइन से दूर तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसे हम कहते हैं ये आउटलायर है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए हम इसे एक माइल्ड आउटलायर कह सकते हैं। जबकि जो रेड कलर में आपको डेटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये भी आउटलायर्स हैं, लेकिन ये इस ग्राफ लाइन से काफ़ी फासले पर हैं, जिसे हम एक्सट्रीम आउटलायर कहते हैं। तो जितने आउटलायर्स बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा वो एक्सट्रीम होते जाएंगे उतनी ही डेटा की नॉर्मेलिटी कम होती जाएगी। अब अगर इस नॉर्मेलिटी को हम स्टैटिस्टिकली चेक करें कि इसमें जो मोस्टली डेटा पॉइंट्स हैं वो तो आपने देखा कि ग्राफ लाइन के ऊपर आ रहे हैं या उसके बहुत क्लोज आ रहे हैं, और थोड़े से ऐसे पॉइंट्स थे जो इससे फासले पे आ रहे हैं। तो हमने देखना ये कि क्या ये जो थोड़े से फासले वाले पॉइंट्स हैं ये नॉर्मेलिटी को किस हद तक अफेक्ट कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल नॉर्मेलिटी है या नहीं। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जिसे शेपिरो-विल्क टेस्ट कहा जाता है, और ये जो टेस्ट है वो स्मॉल डेटा के लिए भी और लार्ज डेटा के लिए भी इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले हमारा एक हाइपोथेसिस होता है जो आप देख सकते हैं, डेटा इज स्कैटर्ड नियर द मीन पोजीशन। तो इसे हम H0 कहते हैं, ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। और इसको रिजेक्ट करने या रिजेक्ट ना करने का जो क्राइटेरिया होता है कि अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल देखें, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम हो तो हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस या H0 है इसे रिजेक्ट कर देते हैं।
और अगर ये 0.05 से कम ना हो तो हम इसे रिजेक्ट नहीं करते। तो अब यहाँ पर चूंकि सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.599 आ रही है, जिसका मतलब है कि हमारा जो भी नल हाइपोथेसिस है हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। जब हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा ये हाइपोथेसिस था क्या। डेटा इज स्कैटर्ड नियर द मीन पोजीशन, जिसका मतलब है कि डेटा नॉर्मल एज्यूम किया जा सकता है। तो इसमें ऑल दो नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी इसमें कुछ ना कुछ मौजूद ज़रूर है उन आउटलायर्स की वजह से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल हम इसे एक नॉर्मल डेटा मान सकते हैं। अब चूंकि पिछली स्लाइड्स में आउटलायर्स की एक टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई, तो सिंपली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आउटलायर्स होते क्या हैं। अगर आप यहाँ पे जो डेटा दिया गया वो देखें, 4, 7, 60, 67, 70, 75, 83, 149, तो कुछ वैल्यूज़ मैंने रेड कलर में लिखी हैं, कुछ मैंने ब्लैक कलर में लिखी हैं। ये जो ब्लैक कलर में मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, आप इन पे गौर करें तो ये एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। 60, 67, 70, 75, 83, ये वैल्यूज़ जो हैं इनके दरमियान गैप बहुत कम है। लेकिन इनकी बजाय जो रेड कलर में वैल्यूज़ आ रही हैं डेटा में, जैसे 4 और 7 है और इसी तरह से 149 है, इन वैल्यूज़ का जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उनसे गैप बहुत ज़्यादा है। 149 एक बहुत बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू मिडल वैल्यूज़, और 4 और 7 जो है ये बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं अगेन एज़ कम्पेयर टू मिडल वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को जो मैंने रेड कलर में लिखी हैं हम कह सकते हैं कि ये आउटलायर्स हैं। और आउटलायर जो है वो या तो जो मिडल वैल्यूज़ हैं उनसे बहुत छोटी वैल्यूज़ होंगी या बहुत बड़ी वैल्यूज़ होंगी, जिन्हें आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं, अगर हमने डेटा को नॉर्मल बनाना है, अगर तो इन वैल्यूज़ की वजह से डेटा ऑलरेडी नॉर्मल है जैसे हमने टेस्ट में देखा, फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हम ये जो आउटलायर्स हैं इनको अपने डेटा से रिमूव करके चेक करते हैं कि क्या इनको रिमूव करने से वो नॉर्मल हुआ या नहीं। ये हम अगले केस में देखते हैं। आउटलायर्स की डिटेक्शन के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसे बॉक्स विस्कर प्लॉट कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंटर में आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उस बॉक्स से ऊपर कुछ डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसे हम अपर विस्कर कहते हैं। इसी तरह बॉक्स से नीचे भी आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इसे लोअर विस्कर कहा जाता है। जो लोअर विस्कर है उससे नीचे आप आएंगे तो आपको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो डेटा की है वो नज़र आएगी। फिर इसी तरह से जो अपर विस्कर है उसकी टॉप पे आप देखेंगे तो आपको लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा नज़र आएगी। ये दो एक्सट्रीम्स हैं जिसके अंदर अंदर जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो नॉर्मल कहलाएंगे। इनसे बाहर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो आउटलायर्स हैं, चाहे वो लार्जेस्ट वैल्यू से बड़े पॉइंट्स हों या वो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उससे छोटे पॉइंट्स हों, तो ये सारे के सारे इस डेटा में आउटलायर्स कहलाएंगे। जबकि जो बॉक्स और विस्कर्स के दरमियान में पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे नॉर्मल डेटा कहलाएंगे। आप अगर बॉक्स को देखें तो इस बॉक्स के भी 3 लेवल्स हैं। सेंटर में आपको जो वैल्यू है वो मीडियन उसे हम कहते हैं। इसी तरह से बॉक्स की जो बॉटम है उसे हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और बॉक्स की जो टॉप है इसे अपर क्वार्टाइल कहा जाता है। सो इन दिस वे हम एनालिसिस के बाद ये जो आउटलायर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं और इन्हें हम डेटा से रिमूव करके अपने डेटा को नॉर्मल बना सकते हैं।